सहेली। सखी सहेली। सुनने वाले सभी श्रोताओं और सखियों को दीपा माहेश्वरी और बुआ का प्यार भरा प्यार भरा नमस्कार। तो सही बात है, बहुत झमाझम बारिश हो रही है तो शायद ये भी कह सकते हैं बारिश वाला नमस्कार। बिल्कुल सही बात है, खूब रिमझिम फुहार वाला नमस्कार। कहीं कहीं जहाँ पसीने की फुहार है, हमारे साथी बड़े परेशान है। कल किसी ने लिखा भी था कि अगर ऐसे रहना है तो पसीने में नहाने के लिए आप यहाँ आ जाइए। तो वाकई उनकी तकलीफ अपनी जगह है, लेकिन मौसम हम लोग जहाँ पर हैं तो अभी तो फिलहाल ऐसा ही है। हाँ, यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश जी, वो भी ज्यादा ही हो रही है जी। लेकिन फिर भी जनजीवन का अपना मजा है और जो स्थिति है उसका अपना मजा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एहतियात तो बरतना ही है, इसके बारे में हम बराबर बात करते हैं। लेकिन आज चूंकि दिन है पर्यटन का, तो घूमने तो चलेंगे, घूमने तो जाएंगे बिल्कुल। और घूमने कहाँ जाएंगे वो भी हमारे कुछ श्रोताओं ने देख भी लिया है और कुछ देखेंगे और हम भी बताएंगे उन्हें कि हम चिपलून चल रहे हैं आज। जी हाँ जी। और जब घूमने जाएं तो होटल बुकिंग में किन किन बातों का ध्यान रखें, घूमने जा रहे हो या शादी विवाह का मामला हो या वैसे भी आप किसी और काम से जा रहे हो, तो जब भी आपको होटल की बुकिंग करनी है तो क्या क्या ध्यान रखें, इस बारे में आप भी अपने कुछ सुझाव बताएं और हम भी बताएंगे कि किन किन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए। जी। और वो दिन याद करो में हम चलेंगे आज बारिश वाली पिकनिक पे। जी हाँ, आपकी भी कुछ यादें जरूर होंगी। जी बिल्कुल यादें होंगी। ये होगा कि भाई हम कहीं गए थे, क्या किया वहाँ, वो बताएं हमारे साथी श्रोता और हमारी सहेलियां। और बारिश में भीगते हुए ही गए थे या कहीं गए तो अचानक बारिश आ गई, या यानी कि कुछ उनका अनुभव जो भी है। साथियों ने कुछ ने तो लिखकर भेज भी दिया है और बाकी याद आता रहेगा, आप भेजते रहिए। और भावनाओं पर नियंत्रण जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है आज का। और इस बारे में दीपा बेटिया ऐसा है ना कि बहुत सारे साथियों ने कितनी तरह की भावनाएं होती हैं इस बारे में भी लिखकर भेजा है। किस स्थिति में हमें रखना चाहिए नियंत्रण, कैसे रख सकते हैं और कैसे सबके लिए अलग अलग स्थितियां होती हैं, कैसे विवेक का इस्तेमाल करें, तो तमाम बातें इससे जुड़ी हुई हैं। वाकई बड़ा वृहद विषय है, बहुत 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 बड़ा विषय है। और ये है ना, जैसे कहते हैं ना कि भावनाएं तो कहीं खत्म नहीं होती, वैसे ही ये बातें भी शायद कहीं इस वाली भावनाओं की बातें कहीं खत्म हम करने की कोशिश करेंगे। वही करना ही पड़ेगा। अब जैसे ये है ना कि बातों की जो भावनाएं हैं, इस भावना को भी हमें कहीं ना कहीं तो विराम देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो भाई ऐसा है कि शुरुआत करने से पहले हमारा तो आग्रह यही है कि एक गीत सुनवा दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा है ना, चलिए।
इन्होंने अपनी बात ये कही, भावना ये बताई कि धीरे धीरे बोल के लेकिन बड़ा मुश्किल है दिल पर अख्तियार रखना जी। लेकिन हमारे साथी कह रहे हैं और रखना तो पड़ता ही है। ये दिल है, ये भावनाएं हैं जो हमें अच्छा भी करवाती हैं, बुरा भी करवाती हैं, है ना? दोनों ही बात है। ऐसा तो नहीं कि आप ये कह सकते कि बिल्कुल भावनाओं में मत बहिए या कुछ सोचिए ही मत, है ना? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल सीधा चले जाए, ऐसा तो नहीं। थोड़ा इधर भी हो जाते हैं, कभी हम उधर भी हो जाते हैं। कहीं पर ऐसा होता है ना बुआ कि हम कम भावना, ज्यादा दिखाने की जरूरत थी, कम दिखा पाते हैं, या दिखाते ही नहीं है, या समझ में नहीं आती, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत ज्यादा जब भावनाएं हम बह जाते हैं तो सबसे पहला जो बात ये मन में आती है कि देखो सामने वाला हमारी इस आदत का या हमारे ये व्यवहार का फायदा उठा लेता है। हाँ, ये बात तो है। यानी कि थोड़ा सा नियंत्रण में रखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा नियंत्रण में रखना बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले से ही सोच समझ कर बात करें। जी। वैसे हमारे साथी ने बहुत अच्छे से लिखा है कि भावनाएं ही है तो हैं जो मूर्ति में प्राण डालती हैं। भावनाएं ही तो हैं जो दो अनजान लोगों को एक जैसा बनाती है, सोच में हो या व्यवहार में हो। भावनाएं जो हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं, हम खुश महसूस कराते हैं या लोगों को खुश करते हैं, हम इसे सकारात्मक भावनाएं कहते हैं। भावनाएं जो हमें दुखी, क्रोधित करती हैं या कुछ और जो हमें बुरा महसूस कराती हैं, इन्हें नकारात्मक भाव के रूप में जाना जाता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जी बिल्कुल सही बात है। और ये जो उन्होंने लिखा है कि जब हम खुश महसूस कराते हैं, उसमें क्या हो जाता है बुआ, ऐसा लगता है कि खुश कराते कराते ना हम कभी कभी उस यात्रा में अपनी भावना भूल जाते हैं। हम जब सामने वाले को ऐसा लगता है कि उन्हें खुश, भाई इनको ऐसा कर दो तो ये खुश रहेंगे, इन्हें ऐसा कर दो खुश रहेंगे, और कई सारा समय निकल जाता है। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा लगता है अचानक कि हमारी भावनाओं का कोई मोल नहीं है या हमें नहीं समझा जा रहा। देखो, ऐसा है ना कि इस मामले में तो हम यही कहेंगे कि भाई निस्वार्थ होकर करिए अगर आपको किसी को खुश करना है। अगर आप उससे उम्मीद करते हैं फिर तो आप भावनाओं में दब कर रह जाएंगे। तो हाँ, बिल्कुल। भाई परिवार है तो फिर उनके लिए तो करना ही है। हाँ, किसी गैर के लिए भी अगर आप कर रहे हैं तो भी ये मान कर चलिए कि आपको प्रतिफल में अगर कुछ न मिले तो आप दुखी मत होइएगा। वहां फिर अपनी भावनाओं पे आपको नियंत्रण रखना होगा। ये दुखी होने वाली भावना पे, है ना? मैं तो यही चाह रही थी कि कैसे भी ये आ जाए कि हाँ नियंत्रण रखना चाहिए। देखो, ऐसा है ना कि अभी आप दुखी होने लगे जी तो आप उसी में बहने लगेंगे। हाँ। ये भी एक प्रवाह होता है और अक्सर यही होता है कि हम उसको रोक नहीं पाते। रोकना तो है ही ना, आप कितनी देर दुखी होंगी। जी बिल्कुल। या किसी को खुश करने के लिए एक सीमा तो है, कितनी देर, कितना आप कर पाएंगे। जी, तो वो आपको सीमा तो तय करना ही पड़ेगा कि वो कितनी देर बाद आएगी या कितनी देर बाद आएगा। जी, है ना? जी बिल्कुल। और जब ये बात जब रिश्ते की हो रही है बुआ, तो रिश्ते में अगर कड़वाहट आ जाती है तब होता है ना, हम थोड़े असामान्य से हो जाते हैं। तब हम अपनी भावनाएं उतनी, जो कहते हैं ना, सहजता से नहीं बता पाते। और उसमें क्या हो जाता है कि जो हम बात कर रहे हैं कि क्यों नियंत्रण में रखें, इसलिए कि फिर वो शारीरिक व्यधाएं और मानसिक हमारी जो स्थितियां हैं वो बिगड़ने लग जाती है। फिर हमें लगता है हमें सर में दर्द है या कई तरीके की चीजें हमारे साथ में, समय नष्ट होने लग जाता है, हानि हो जाती है, समय की कह सकते हैं, अपनी ऊर्जा की होती है, हमारी अपनी भावनाओं की होती है। फिर कहीं ना कहीं जब हम दुखी होते हैं तो स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो इसलिए फिर ऐसा लगता है कि अगर हम कहीं एक बीच के रास्ता लेते हुए चलें तो ना तो रिश्तों में कहीं कुछ कड़वाहट आएगी और सामने वाला भी समझ जाएगा कि हाँ, इससे ज्यादा वो झुकेगा नहीं या इससे ज्यादा हम उससे करवा सकते नहीं या इतना ही उनसे बोलना चाहिए। बड़ा मुश्किल है वैसे। बाहर सामने वाला ये नियंत्रण में रहे, ये तो संभव नहीं है। और हमारे एक साथी ने इसी बात पे देखो लिखा है, आज के परिवेश में भावनाओं पर नियंत्रण अति आवश्यक है। बहुत सोच समझ कर ही दूसरों से अपनी भावनाओं को शेयर करें। कुछ ऐसे परिजन और संबंधी होते हैं जो आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर आपको दुख पहुंचा सकते हैं। जहां तक हो सके आप अपने बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार से ही भावनाओं को शेयर करें और कोई समस्या हो तो समाधान ढूंढें। जी, तो ये तो खैर हो गई कि किसी से अपनी भावनाओं को शेयर करने की बात। लेकिन हाँ, जो रिश्तेदारों में जैसे तुमने कहा कि बहुत भावुक होकर हम कुछ करते हैं तो क्या क्या खोते हैं, क्या क्या पाते हैं, ये बात तो तय है और ये आपको देखना तो पड़ेगा। ये जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि आपको आकलन करना है कि आपके स्वभाव की कमजोरी क्या है, खूबियां क्या हैं, ताकत क्या है।
तो ये कभी कभी ताकत के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी कभी ये हमारी कमजोरी की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए कमजोरी के तौर पर इस्तेमाल मत करना, कमजोरी कितनी है वो हमें जांच उस पर रोक लगाना पड़ेगा। हमारी एक श्रोता लिख रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भावनाएं हैं। देखिए कमजोरी की बात हो रही थी, वो आई गई। और हमारी भावनाएं जरा भी मन की बात को न होने पर आहत हो जाती है और हम उस आदमी से कटे कटे रहने लगते हैं। तो इसी तरह हमारी भावनाएं भी कभी कभी किसी को अधिक दुख देकर उमड़ पड़ती है और हम उसकी मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे प्रेम के मामले में हम अपनी भावनाएं पर नियंत्रण खो देते हैं, उसका प्रतिफल हमें सुखद नहीं रहता, ऐसा देखने में आया है। अब इन भावना का नियंत्रण हम कहाँ से सीखें, यह किसी स्कूल का विषय नहीं है। इसके लिए आपका विवेक सबसे बड़ा मददगार है। भाई रात दिन हम समाज में हो रहे बदलाव देख रहे हैं, टीवी अखबार से जानकारी मिल रही है, तो बहुत सूझबूझ से हमें भावनाओं पर काबू रखते हुए ज्यादा सिंपैथी या ज्यादा प्यार जताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। और परिवार में इन भावनाओं की कद्र बेहद जरूरी है। माँ यदि बच्चों की मासूमियत को दरकिनार कर उनसे सख्ती दिखाती है तो ये भावना गलत होगी। और बच्चों के प्रति उनकी भावनाएं माँ जैसी सरल, सुशील और स्नेह में ही होनी चाहिए। उसी तरह पति पत्नी की भावनाओं में विरोधाभास नहीं होना चाहिए। वे दोनों विवाद की स्थिति में भी नियंत्रण रखकर समस्या सुलझा सकते हैं। आखिर वे पति पत्नी है तो लड़ाई और प्यार चलता रहता है। अब देखो यहीं पर इन्होंने हम अपने श्रोता से यही कहना चाहेंगे और बाकी श्रोता भी समझ ही रहे होंगे। इन्होंने जैसे शुरू में ही लिखा कि विवेक से काम लेना चाहिए। तो अब जैसे बच्चों के ही मामले में भावनाओं की बात आती है तो माँ रखे स्नेह, लेकिन कहीं ना कहीं उसको उस पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है। जी, सख्ती बरतनी पड़ती है। तो वहां पर आपको नियंत्रण करना है। तो इन्होंने जैसे कहा कि आप नहीं रख सकते सख्ती, तो भाई सख्ती तो रखनी ही पड़ेगी जी। वो फिर वही वाली बात है कि वहां पर कोई इसका पैमाना नहीं है, आपको वो सीमा तय करनी है, विवेक का इस्तेमाल करना है कि यहाँ पर आपको वात्सल्यमयी माँ होना है या आपको एक शिक्षक की तरह होना है ना जी। तो या सब चीज आपको करनी है। या फिर आपको कहीं पे बहुत कड़क हो जाना पड़ता है क्योंकि बच्चा बहुत जिद कर रहा है किसी बात के लिए, अनुशासन भी रखना पड़ता है। और जैसे उन्होंने पति पत्नी के लिए कहा तो विरोधाभास तो विचारों में आते ही हैं अधिकतर पति पत्नियों में, तभी तो गाड़ी चलती है ना। वो ये अलग बात है, हम किसी और दिन करेंगे। नहीं देखो ऐसा है ना कि इसके लिए तो किसी ने बहुत सही लाइन कहा है। सिर्फ एक लाइन में उन्होंने परिभाषित कर दिया है कि पति पत्नी जो होते हैं वो शाश्वत योद्धा होते हैं। अच्छा। ये जो योद्धा है, तो जब योद्धा ही है तो उनका काम है कि ये इस तरीके से तकरार, इसरार, इकरार सब चलता है। जी बिल्कुल। और फिर भी अगर ऐसा लगता है कि हम बहुत ही भावनाओं में बह जाते हैं, हम क्या करें, हमें बदलना है, तो सबसे पहले तो ये है कि भाई सबको खुश रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत आगे बढ़ बढ़ के कोई जरूरी नहीं है कि आप सबको खुश रखिए। देखो दीपा बिटिया, ऐसा है कि तुम शुरू से सिर्फ करने की बात कर रही हो, लेकिन भावनाएं तो बहुत तरीके की होती हैं। हम दुखी भी होते जाते हैं, ये भी एक भावना है ना जी। हम ये भी सोचते हैं कि हमें तो कोई मानता ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई कुछ करता ही नहीं है बिना किए जी। ऐसा नहीं है, सब लोग सेवा करके ही सोचते हैं। कुछ लोग बिना किए ही सोचते हैं कि हम तो सबका हम ही करते रहते हैं, कोई तो हमारे बारे में सोचता ही नहीं है। हाँ, ये भी तो इस पे भी आप नियंत्रण रखिए, है ना। हाँ, इस विचार पे भी होना चाहिए। या आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं किसी के आने पर, बहुत ज्यादा, जैसे तो वो तो बात है ही कि करने वाली बात है, लेकिन ना करने वाली, उस चक्कर में क्या होता है, अरे जाओ वो तो करते ही नहीं है, हम क्यों करें। उस चक्कर में ऐसा तो नहीं कि आपका स्वभाव है खुश रहने का, करने का, या कोई आया तो बहुत उत्साह में रहने का जी। लेकिन उस समय आप अगर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर रहे हैं तो अनावश्यक रूप से आप कहीं अपने आप को जकड़ तो नहीं रहे। हाँ, है ना। ये इसका आंकलन बहुत जरूरी है। तो कहीं कभी कभी इस चक्कर में कि अच्छा उन्होंने कहा था भाई देखो ऐसा ज्यादा भावनाओं में मत बहो, तो ऐसा है हम इस बार आएगा कोई तो हम खुश नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे। हाँ बस हमें तो बस ये ऐसा ना हो कि 2 दिन की जगह 4 दिन रुक जाए। तो ऐसे में क्या होता है ना कि कभी कभी हम बाद में बड़ा पछताते हैं कि अरे उस समय का तो हमने जो है ना जो मजा था लिया ही नहीं, वो लिया ही नहीं, क्योंकि हम कंट्रोल कर रहे थे, अपना नियंत्रण में थे, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है नहीं और हम वो बनाने की कोशिश कर रहे थे जी। तो ये इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे आप पिकनिक की बात आज जैसे चल रही है, ये मौसम है, अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपका है स्वभाव कि अच्छा ठीक है सब चीज हम बना कर ले जाएंगे, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे जी। और आप सक्षम भी है, तभी आप ऐसा सोच रही हैं अगर तो करिए। आप ये मत फिर सोचिए कि किसी ने हमारी मदद नहीं करी, हम करे जा रहे हैं, कुछ ला ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं ला रहा है, हम 4 चीजें लेकर जा रहे हैं, छोड़ दीजिए जी, है ना। ये खुश रहने के लिए इस तरह के विचार बहुत जरूरी है। और एक गीत सुन लेते फिर बात करते हैं। अपनी आँखों से
पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है, अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल जात और मजहब, रंग और नस्ल जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है, जो भी हो आदमी से कमतर है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहान में हमको, नफरतों के जहान में हमको, प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई। जो हम कह रहे थे ना बुआ, तो हमारी एक सखी ने देखिए लिख भेजा है कि आज के परिवेश में भावनाओं पर नियंत्रण अति आवश्यक है। बहुत सोच समझकर ही दूसरों से अपनी भावनाओं को शेयर करें। कुछ ऐसे परिजन और संबंधी होते हैं जो आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर आपको दुख पहुंचा सकते हैं। जहां तक हो सके आप अपने बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार से ही भावनाओं को शेयर करें, और कोई समस्या हो तो समाधान ढूंढें। बिल्कुल सही बात है। और यहीं पर इन्होंने वो भी किया है, कई तरीके की भावनाएं भी बताई हैं। देखो ढेर सारी बातें इन्होंने बताई ना, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि सकारात्मक भावनाएं हैं रुचि, जिज्ञासा, उत्साह, आकर्षण, इच्छा, प्रशंसा, मनोरंजन, आशा, कृतज्ञता, धन्यवाद, खुशी, शौर्य, विनम्रता, दानशीलता, सहानुभूति, प्रेम। और वहीं नकारात्मक भावनाएं बताई हैं इन्होंने। हाँ, उन्होंने ये बताई है कि उदासीनता, घृणा, आतंक, भय, चिंता, क्रोध, दुख, निराशा, ईर्ष्या, ये सारी नकारात्मक भावनाएं। तो देखो नकारात्मक भावनाएं हो या सकारात्मक,
दोनों में ही एक सीमा तक ही रहना ठीक है। अगर हो जाती है, आ जाती है, पहली बार तो आए ना तो बेहतर है, नकारात्मक वाली तो बिल्कुल ही ना आए जी। लेकिन अगर आ गई तो वो हाँ एक सीमा तक ही रहे तो ठीक है। और हो जाता है, निराशा आ ही जाती है बुआ, और चिंता भी होती है, गुस्सा भी आता जी, है, हम उदास भी हो जाते हैं। अगर लगातार कोई चीज हमने सोच रखी है नहीं हो रहे हैं तो वाकई उदासीनता आ जाती है। लेकिन से घृणा भी होती है जी, हम ईर्ष्या भी होती है भाई, ये तो मानना पड़ेगा हम सखियों को तो मान ही लेना चाहिए। नहीं, पुरुष भी बहुत अच्छे से करते हैं, खूब जम के उन्हें ईर्ष्या होती है, बताते नहीं है बस बहुत सारी चीजें, हमें पता है सब चीजें। तो देखो ऐसा है कि ये तो पता है सबको कि इंसान है, सभी में ये सब भावनाएं होती हैं, तभी इनका नाम पड़ा हुआ है जी। तो इससे बच नहीं सकते, लेकिन हमें इसकी सीमा तय करनी होगी, विवेक का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन सकारात्मक की भी जो हम बात कर रहे थे, जैसे रुचि होना, जिज्ञासा होना, उत्साह, मनोरंजन, आशा, तो इन सब पे भी हमें एक सीमा तक जो है हम बह सकते हैं, उसके बाद हमें रोकना पड़ेगा। क्योंकि प्रशंसा अगर कर रहे हैं तो करते चले जा रहे हैं, ऐसा ना चाह रहे हैं या तो चाहते जा रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब बहुत जिज्ञासु होते हैं लोग, लेकिन अति हो जाती है तो भाई लगता है कि भाई बस करिए आप। हाँ, कितना पूछेंगे या कितना बताएंगे भी पूछेंगे भी, या आप पढ़ रहे हैं तो अब आप थोड़ा सा तो सोचिए ना कि और भी चीजों का मजा लीजिए, बाकी भी भावनाएं हैं वो भी खड़े इंतजार कर रही हैं, है ना तो भाई इन सारी चीजों का ख्याल, मतलब अति सर्वत्र वर्जयित तो है ही। तो इसी तरह से भावनाओं में बहना तो हमें सीखना जरूरी है। और हमारा दिमाग खुद ही इतना शक्तिशाली होता है, हम चाहें तो फिर जब हम अपने आप को थोड़ा अंदर से सोचते हैं ना कि नहीं हमें ये नहीं करना है, अभ्यास करते हैं, तो हमारा दिमाग वैसा काम करता है और हमारे शरीर को फिर वैसे ही वो फीड करता है कि हाँ हमें यहाँ पे रुकना है, निर्देश देता रहता है और हम में बदलाव आते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं ना दीपा बिटिया कि यही देखो बात समझ में आती है कि हम कहीं लिख सकते हैं कि देखो हम ये खामियां हैं, हम इस पर भी थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कि यहाँ हमने इस दिन किया था तो यहाँ पर हम रुक सकते थे जी। तो ये आपको स्वयं भी एक संदेश देना चाहिए, या खुद से अपील करना चाहिए, या एक संकल्प लेना चाहिए जी। बिल्कुल, जैसे किसी दिन कोई गलती हो गई है, बहुत अति उदास हो गए हैं या कोई बहुत क्रोध आ गया है, तो उसी दिन ही अगर अपनी डायरी में लिख लें तो हमें पता चला जाएगा कुछ वक्त में कि हम कहाँ पर अपने भावनाओं को व्यक्त करने में गलत जा रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं, और कहाँ हम रुक सकते हैं और क्या हम रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते हैं, या किस बात पर हम ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं या ज्यादा प्रवाह में बह जाते हैं जी। तो कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जिसमें कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते जी। है ना। तो जब वैसी स्थिति आएगी तो हम उसमें अपना जो काम करना है वो कर सकते हैं। और कभी तो याद आएगा कि अच्छा हमने ये लिखा है कहीं पर, और जो लिखी हुई चीज है वो कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा वो हमारे सामने लाता है, बिल्कुल ये नहीं करना है, ठीक है, वो दिमाग अपने आप बोल देगा तो वो अलग बात है कि हम उसको इग्नोर कर दें, कहें भाई तुम किनारे बैठो, हम जो कर रहे हैं करने दो, तो ये फिर आपकी मर्जी है ना भाई। भावनाएं भले हम दरकिनार कर लें, लेकिन घूमने जाना तो नहीं कर सकते ना। अच्छा हाँ ना, तुम इंतजार कर रही हो कि घूमने चला जाए, भाई चलो चिपलून चलिए। तो महाराष्ट्र आना होगा, उसके लिए तो रत्नागिरी जिले में चलते हैं, चिपलून शहर है, और यहाँ का जो वातावरण है बुआ बहुत शांत है, बहुत हरियाली है हर तरफ, और इस वक्त ये मौसम में जब बहुत बारिश हो रही है यहाँ, तो इतनी सुंदरता है हर तरफ, इतनी हरियाली है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, वहाँ झरने हैं, तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना। तो है क्या क्या यहाँ पर? परशुराम मंदिर है यहाँ पर, ये चिपलून बस अड्डे से 7 किलोमीटर दूरी पर ही है। अच्छा। और बहुत पुराना मंदिर है ये, और कोंकण क्षेत्र के तीर्थ स्थानों में से एक इसको माना जाता है। और पौराणिक कथाएं कहती है कि कोंकण भूमि का निर्माण भगवान परशुराम ने किया था, इसलिए उन्हें यहाँ का जो अधिपति माना जाता है कि ये तो भगवान परशुराम का की कृपा है यहाँ जी। और मंदिर का जो वास्तुशिल्प है बहुत सुंदर है, घाट से सीढ़ियां हैं यहाँ पे जाने के लिए, जो मंदिर के परिसर तक लेके जाती है। और मुख्य मंदिर की जो पत्थर की दीवारें हैं जो किसी थोड़ी घिसी हुई सी है, इस तरह से पुरानी है जी। तो मंदिर के गर्भगृह में काल, काम और परशुराम जी की मूर्तियां हैं जो 300 वर्ष पूर्व ब्रह्मादेव स्वामी द्वारा स्थापित की गई है
जी। और कुछ और नाम है स्वामी जी का नाम, ये ब्रहोद्र स्वामी ये है, उन्होंने तो ब्रह्मोन्द्र स्वामी द्वारा स्थापित की गई थी। तो परशुराम जयंती के अवसर पर यहाँ पर भव्य उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पर एक झरना भी है, संवत्सदा झरना है, मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक प्राकृतिक झरना है जिसकी सुंदरता इस मौसम में अपने चरम पर रहती है। ये इतना विशाल है कि मुंबई चिपलून रोड से भी दिखाई देता है। जी, जब वो मेन बाहर के रोड से जाते हैं तो दूर से वो झरना दिखाई देता है ये। और फोटोग्राफी के अगर शौकीन हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया ये जगह है, बहुत सुंदर है। और इस मौसम में झरने के नजदीक नहीं जाने की हिदायत दी जाती है बुआ, क्योंकि पानी बहुत तेजी से बहता है और जो बहुत जिनका स्वभाव ऐसा रहता है ना, कुछ भी कर ले, बस चैलेंजेस स्वीकार कर ले जी, तो वो वहां पे ऐसा ना करें कि भाई हम पास में जाकर के झरने के नीचे दोस्तों से कहें कि तुम फोटोग्राफी करना, नहीं करना है। कुछ दूरी पर ही ऐसी व्यवस्था की है कि आप इस नजारे का आनंद ले सकते हैं। तो बस जहां तक कहा गया है वहीं तक जाएं। और जब कहीं पर भी किसी भी समय ना जो भी प्रतिबंध हो उस पर पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए जी। और कोयना बांध है, चिपलून से 41 किलोमीटर की दूरी पर सतारा जिले के कोयना नगर में स्थित है। इसको कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना नदी पर बनाया गया है और 1963 में इसका निर्माण पूरा हुआ था और स्वतंत्रता के बाद प्रमुख सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक था। इसमें 6 रेडियल द्वार हैं और मानसून में बाढ़ नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह जी। तो बहुत सुंदर लगता है जब ये इसकी जो खुलता है जब ये जो दरवाजे हैं ना, द्वार से आता है, बहुत सुंदर लगता है। अंजाराले बीच है बुआ, ये भी चिपलून से 80 किलोमीटर है और धापोली से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये बहुत जो बीच है बहुत सुंदर एकांत है और एकदम साफ सफेद रेतीला तट है ये। तो सुंदर ताड़ के पेड़ हैं और साफ नीले पानी से जब ये तट सबको बहुत पसंद आ जाता है। वो यहाँ पे बहुत घंटों रुकते हैं लोग और जब सूर्य की किरणें, अभी तो उतनी तेज किरणें नहीं है, लेकिन जब होती है ना तो ये जो रेत है वो सफेद सफेद सी चमकने लगती है और पानी यहाँ पर होता है नीला, तो रेत हीरे की तरह चमकते और नीला नीला पानी, तो बहुत सुंदर लगता है। वाह वाह वाह। यहाँ पानी के खेल भी बहुत सारे उपलब्ध हैं, तैराकी के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ का स्थान है। कम ज्वार के दिनों में ये जगह पक्षी प्रेमी स्थान बन जाता है और जिन्हें ये देखना पसंद है और लंबी जो है ना, जिन्हें मतलब वॉक करना सुंदर लगता है कि दूर तक टहलें और पंछियों को देखें, तो यहाँ जरूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा जी। और बात आगे भी करेंगे लेकिन एक छोटा सा अंतराल लेके। अंतराल के बाद हम फिर आ चले हैं और घूम रहे हैं चिपलून शहर। और हमने फिर अभी ना बात की थी अंजाराले नाल की, अरे मतलब तट की जी। तो इसके बाद जो तट से 3 किलोमीटर की दूरी पर है अंजाराले गणपति मंदिर जी। और यहाँ पर मंदिर के नाम से इसको जो है ना, इसको कागवर्चा गणपति मंदिर कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 1150 ईस्वी में लकड़ी के खंभों का उपयोग करके इसे बनाया गया था और बाद में इसका पुनर्निर्माण भी हुआ और ये 3 स्तरीय संरचना है जी। और इस मंदिर में भगवान गणपति की मूर्ति की जो सूंड है वो बाईं ओर है, जबकि जो सूंड है थी वो दाईं तरफ रहती, लेकिन यहाँ पर विपरीत है, दूसरी तरफ है। तो भक्तजन ये मानते हैं बुआ कि इनके देवता जो यहाँ के गणपति हैं, तो जब भी भक्त पे संकट आती है तो वो उनकी सहायता के लिए आते हैं। मंदिर पहाड़ी पर स्थित है तो वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत रोमांचक। गोवालकोट किला जो है वशिष्ठी नदी के दक्षिण तरफ है। यह किला जो चिपलून से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 3 तरफ से नदी और चौथी ओर खाई से घिरा हुआ है जी।
और कहते हैं कि इस किले को चोंगले राजा ने बनवाया था और फिर 1670 में शिवाजी महाराज ने इस पर कब्जा कर लिया था। फिर पेशवा बाजीराव के छोटे भाई संभाजी ने कब्जा किया। फिर तुलाजी आगरे का भी नियंत्रण रहा इस किले पर। फिर 1818 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। भीतर एक देवी का मंदिर है और किले के शीर्ष से वशिष्ठी नदी का दृश्य देख सकते हैं आप। पास ही में पांडव गुफाएं हैं, लेकिन अंदर की संरचना से मालूम चलता है कि बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। जी, और इतनी सारी सुंदर चीज़ों को देखने के लिए जब भी आपको चिपलून जाना है तो मुंबई और पुणे से आप ट्रेन और बसें, ये दोनों व्यवस्थाएं, दोनों से जाया जा सकता है। और वहाँ जाकर आप लोकल टैक्सी या कैब वो ले सकते हैं, कोई भी वहाँ के स्थानीय वाहन। जी, बहुत दूरी नहीं है, वहाँ तो जाया जा सकता है, पास में है। आप कर सकते हैं, खुद के अपने वाहन से भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक गीत सुना सकते हैं। अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा जवारे।
अपनी धुन में मगन डोले, लोग यहाँ बोले दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा काम बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। जब घूमने जाएंगे बुआ तो फिर होटल में भी तो जाएंगे। भाई देखो ऐसा है ना कि सबके अपने अपने अनुभव हैं जी। बुकिंग तो करनी ही चाहिए, लेकिन ख्याल तो रखना ही चाहिए। और जब आजकल ऑनलाइन बुकिंग का जो प्रचलन बढ़ गया है, सुविधाजनक भी है, तो क्या क्या देखें उसमें। हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कभी कभी ऑफर भी आते हैं ना कि ये वैसे तो और फुल सीजन में इतने रेट का है, लेकिन अभी कम रेट में मिल रहा है, तो हम बिना देखे बिना कुछ अधिक उसके बारे में जाने बुक करा देते हैं। और कई बार ये हो जाता है बुआ कि हम फंस जाते हैं और जो सोचा था वैसा हमें कमरा नहीं मिलता। चलो सोचा तो छोड़ भी दो, लेकिन अगर कुछ जो मूलभूत जरूरतें हैं, साफ सफाई है, बिस्तर आरामदायक हो, मच्छर वगैरह ना हो, और बाथरूम में पानी आदि ठीक से आ रहा हो, कुछ सीलन विलन ना हो, इतना भी रहे तो चलो ठीक है। बहुत ऐश वाला ना हो, लेकिन जी कुछ तो चीजें लेकिन अगर वो भी ना हो तो बड़ी निराशा हो जाती है। जी बिल्कुल। और कई बार ऐसा जो रेट्स के बारे में होता है ना, वो कई बार वहां जाकर के अगर ऐसे खट्टे अनुभव हो जाते हैं कि भाई हमको जाकर के मैनेजर से बहस करनी पड़ रही है कि ये आपने हमें बोली थी रेट और अब ऐसी नहीं है, तो टैक्स जोड़कर वो बता रहे हैं या कैसा बता रहे हैं, वो पहले से ही फोन पर सब कुछ पूछ लेना चाहिए। कि अगर उन्होंने मान लीजिए, हम एक उदाहरण लेते कि 1000 रुपए प्रति एक रात का है, तो अब वो 1000 रुपए में पहले ही हम पूछ लें कि टैक्स जोड़कर है या बिना टैक्स के, या सारी सुविधाएं इसमें जुड़ रही हैं या नहीं है। या फिर वो बोले कि नहीं, आपको अगर ये बाहर स्विमिंग पूल है इसका अलग आपको चार्ज देना पड़ेगा, या जो सुबह का नाश्ता है उसका अलग देना पड़ेगा। ज्यादा करके नाश्ता जुड़ा हुआ रहता है अगर हम एक रात के लिए कोई कमरा लेते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है और फिर वहां जाकर के इस तरह से उदास होना पड़े या मूड खराब हो, परिवार के साथ गए हैं या दोस्त के साथ, तो ऐसा ना हो। ये टैक्स और रेट्स के बारे में बहुत चीजें पता होना चाहिए। जैसे कि टैक्स के संग संग एक और है कि अगर आपने वाहन से जा रहे हैं तो कभी कभी पार्किंग की सुविधा रहती है, कभी कभी पार्किंग जो रहती है वो उसका भी पैसा लेते हैं। कभी कभी जो है आपके संग जो वाहक जा रहा है, चलाने वाला गाड़ी, उसके लिए उन लोग कमरा बनवाते हैं नीचे, उसको वहीं रहने देते हैं। कभी होता है कि उसकी व्यवस्था आपको बड़ी दिक्कत पड़ जाती है कि इसको लेकर आए हैं तो कहाँ सोएगा, क्या करेगा। कभी तो कह देते हैं, स्वीकृति मिल जाती है कुछ कुछ होटलों में, कुछ में बिल्कुल नहीं होती है। तो इन सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। जी, ये सब पहले ही पूछ लें जी वो। और अब ये है कि भाई आजकल जैसे हम कह रहे हैं ना, ऑनलाइन अभी बात हुई कि ऑनलाइन ही बुकिंग हो जाती है, तो अब कैसे जाने कि कमरा कैसा है, वो तो एक दिखा देते हैं सबसे अच्छा वाला जो होटल का कमरा है, और वीडियो कॉल पे भी हम मांगते हैं उनसे, तो वो दिखा तो देते हैं। लेकिन आप जो एक चीज हमें बताई थी किसी ने कि आप जो चादर उस पे बिछाइए ना, उसको बहुत गौर से देखिए। अगर पुरानी होगी, क्योंकि ज्यादा करके हमने देखा है होटलों में सफेद कलर के रंग की चादर होती है, तो अगर वो थोड़ी सी धब्बेदार है या थोड़ी गंदी है तो ये मान लीजिए कि हो सकता है आसपास की भी सफाई कम होगी। और क्योंकि अगर जो सबसे खास बात है, आप वहां जैसे ही कमरे में घुसते हैं तो वहां पर कैसे टॉवल्स वगैरह कैसे दे रखे हैं उन्होंने, कुर्सियां वगैरह उसकी भी कुशन्स अगर हैं तो वो कितने साफ सुथरे हैं नहीं है, इस पे बहुत हमारी नजर जाती है। रखनी भी चाहिए। और रखनी भी चाहिए। एक चीज और भी है कि अक्सर हम वैसे तो अगर उन्होंने सब चीजों की फोटो रखी है तो बाथरूम पर भी विशेष ध्यान रखिए कि किस रंग का है, कितनी साफ सफाई है। दूसरा, अगर वीडियो कॉल में अक्सर हम इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हैं, अरे बाथरूम कौन देखेगा, अरे छोड़ो ना, कमरा देख लिया ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको भी देखेंगे क्योंकि उसकी गंदगी का असर इतना सट के सब कुछ रहता है अंदर छोटी सी जगह में कि उसका प्रभाव भी आपके कमरे में भी आता है। तो उसमें एग्जॉस्ट है कि नहीं है, बाथरूम साफ सुथरा है कि नहीं, और जो मतलब जो उसका तरीका होता है, जो चीजें लगी हैं, उसके स्टैंडर्ड से पता चल जाता है कि किस तरीके का
होटल है जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। टोटी आदि जैसे है, जेट वगैरह है, जो भी चीजें हैं वो किस तरह की है, टूटी हुई सी ना हो, फिर हम पहुंचते हैं और उसके बाद बोलते हैं आप आइए रिपेयरिंग करिए, या कभी कभी कमरों में एसी होते हैं तो वहां से पानी टपक रहा होता है, तो ये सब चीजें देख लीजिए पहले। और जो और चीज जरूरी है वो लगती है बुआ कि आपको जो जो घूमना है, जो जो स्थानों पे घूमना है, वहां से ये होटल बहुत ही ज्यादा दूर ना हो। हाँ। फिर क्या होता है कि ये लोग कई बार होटल वाले बताते नहीं कि हमारा जो होटल है ये इतनी दूर है, तो अब तो गूगल मैप्स हैं, मैप्स पे आप देख लीजिए कि भाई ये होटल की दूरी और जहाँ जहाँ हम घूमना चाहते हैं वो दूरी कितनी दूर पर है, और वहां जाने के लिए वाहन सारे उपलब्ध हो जाते हैं या नहीं। और अगर देखो कभी कभी क्या होता है दीपा बिटिया कि हमारी प्राथमिकताएं भी अलग होती हैं जी। कभी कभी तो हमारे पास समय कम है तो हम ऐसा सोचते हैं कि पास में हो, भले ही होटल छोटा हो, लेकिन कभी कभी हम बहुत आराम की स्थिति में होते हैं जहाँ ठहरे हैं, उसका भी अगर आनंद लेना चाहते हैं तो हम बड़े रिसोर्ट जैसे वैसे कमरे लेना चाह रहे हैं, तो ये आपको तय करना है। और आपके पास खूब पैसे हैं, आप टैक्सी से घूमना चाहते हैं तो शहर के थोड़ा दूर भी ले लीजिए, तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, फिर ये याद रखिए कि ट्रैफिक वगैरह तो नहीं जाम हो जाता है। हाँ, तो वो भी देखना जरूरी। भाई आपके ऊपर है कि हो सकता है आप 10 दिन के लिए गए हो, घूमने की जगह 5 ही दिन की हो, तो एक एक दिन आप आराम से घूमना चाहते हैं, थोड़ा दूर या एक ही जगह रहना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। तो जैसे कि थोड़ा फैलाव चाहिए, अगर हम सुबह बैठ के चाय पिए तो हरियाली भी हो, पंछी भी दिखाई दे, तो ये आप पर निर्भर करता है कि उस तरीके का भी आप ले सकते हैं। वो अगर बाहर निकल के बहुत महंगे नहीं है तो वो भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ये आपके बजट पर और आपकी स्थिति पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल। और साथ में जब बात हम कर रहे हैं कि आने जाने की सुविधा भी देख लें, जब हम वहां जा रहे हैं भाई, कई बार मिलता नहीं है हम होटल, वहां जब हम उतरते हैं और हम सोचते हैं कि जो स्थानीय गाड़ियां हैं हम उनसे पूछ लें, तो वो उस होटल के नाम से ही बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि हम इतनी दूर या हम वहां नहीं जाएंगे। बिल्कुल, तो ऐसा भी ना हो, ये भी थोड़ा देखना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथियों का अनुभव जो है वो अलग अलग है। आजकल ऑनलाइन बुकिंग का चलन ज्यादा बढ़ गया है। होटल बुकिंग करते समय होटल के कमरों की बनावट, सुविधाओं का फोटो देखने से सही अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात है कि होटल की साइट के अतिरिक्त किसी और साइट के माध्यम से बुक है। हमारे लड़के की शादी में उसका मित्र अपनी पत्नी के साथ आया था। रिसेप्शन के बाद उसे कहा भी कि हमारे पास रुक जाओ, यहाँ से एयरपोर्ट पास है, पर उसने होटल बुक किया था सो वो चला गया। होटल पहुंचे तो पता चला कि कोई बुकिंग नहीं है, क्योंकि जिस एजेंसी के माध्यम से बुक किया था उसका उस होटल के साथ टाई अप खत्म हो चुका था। मित्र ने रात 12 बजे फोन कर हमें बताया, फिर हमारे यहाँ रात बिताई। हाँ, तो ये इस तरीके की बड़ा सबक है। ये भी बहुत बड़ा सबक है। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि सावधानियां रखना बहुत जरूरी है, और यात्रा सावधानी और सुनियोजित यात्रा का प्रतीक है होटल बुकिंग। और अक्सर लोग स्थान विशेषकर पहुंचकर होटल बुकिंग करते हैं, मतलब वहां पहुंच के बुकिंग करते हैं, फिर वो मिल भी नहीं पाते क्योंकि हर समय पर वो पहले से ही बुक हो जाया करते हैं, फिर अपनी यात्रा बाधित होती है। इसलिए हमेशा यात्रा करने से पहले ही आप ऑनलाइन बुक करा लें। तो ये एक उनका इस तरह का अनुभव रहा होगा कि वहां जाकर सही बात भी है ना कि आप जब जाते हैं और आप फिर अच्छा ये होटल नहीं पसंद है, फिर दूसरे में गए, तो आपका कम से कम 1-2 घंटा तो नष्ट हो जाता है। तो आपके वो घूमने का जो समय है उसमें से वो माइनस हो जाता है। जी बिल्कुल। उसमें ये रहता है कि कई बार ऐसा रहता है बुआ, जो टीनेजर्स है, युवा हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम सब एडवेंचरस करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल इस तरह तो ठीक है। लेकिन अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं तो सब कुछ पहले से ही तय कर लें और तब यही हमारे साथी लिख रहे हैं कि बहुत सी सावधानी से करें। लोकेशन अपने पॉकेट के हिसाब से, पानी बिजली की उचित सुविधा हो, कुछ छोटी मोटी जरूरत के सामान मिल सके, ऐसी दुकान हो पास में। जी, तो इन सब चीजों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। देखो ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन भी ठीक है, सबके अपने अपने तरीके हैं। फिर वही हो कि आपको कैसे जाना है, कहाँ जाना है। अलग अलग शहर का जो है ना मूड भी अलग होता है। हाँ। कहीं पर बहुत ही मिलनसार लोग मिल जाते हैं। हाँ। और कई बार हमारे अनुभव ऐसे होते हैं कि हमें बड़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। हाँ। या यात्रा उतनी आनंददायक नहीं होती है। नहीं, कुछ शहर में ऐसा होता है कि जो सार्वजनिक वाहन है वो बहुत आयत में उपलब्ध हैं। जैसे मुंबई जैसे शहर की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक वाहन आपको आराम से मिल जाते हैं, तो आपको उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है। दूरी भी अगर है तो कोई बात नहीं जी, खाना भी बाहर बहुत मिल जाता है। हाँ, अब ये निर्भर करता है कि किस शहर में आप जा रहे हैं, वहां पर सार्वजनिक वाहन है नहीं है, आपको अपनी टैक्सी से जाना है।
तो लेकिन फिर भी होटल जो है अच्छा एक बात है कि अपनी रेटिंग के कारण आजकल लोग फोटो सही डालते हैं जी, तो बहुत फेक नहीं होती है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना उसको छानते हैं, मतलब फिल्टर करते हैं और कितना आप समय दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अक्सर हम जल्दबाजी में कुछ देख लेते हैं, अच्छा ये ठीक तो लग रहा है, चलो कर लो बुक, कितना देखेंगे। जी जी, तो वो ना करें, थोड़ा सा। और एक और चीज याद आई बुआ बात करते करते कि आपने कोई वहां पे स्थानीय ड्राइवर लिया और गाड़ी ली और आपका अनुभव उनसे बहुत अच्छा हुआ, आपको लगता है कि अब अगली बार आएंगे तो हम आप ही को फोन करेंगे और आप ही के साथ आएंगे, तो ऐसे नंबर को आप जो आपके परिवार या आपका जो सर्कल है ना उसमें आप आगे बढ़ा दीजिए नंबर, तो उनको भी एक काम सुविधा मिलती जाती है और हमें भी एक ये लगता है ना कि चलो उनको भी काम मिल गया और हमारे भी जो परिवारजन है या हमारे दोस्त हैं वो जब जाएं तो उनको बहुत आराम से वो यात्रा करने मिले। यानी कि अगर आपने कुछ सर्वे किया है, कुछ पहले भी आपने खोजबीन की होगी, उसका फायदा सभी लोग ले लें, जरूरी नहीं कि वो भी उतनी खोजबीन करें। है ना? हाँ बिल्कुल, और खोजबीन करते करते गीत भी सुन लेते। आहा आहा आए सुहाना सफर हो, आहा आहा आए सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आए सुहाना सफर हो, आहा आहा आए सुहाना सफर।
तो भाई हुआ ऐसा ये है भी- कि हाँ, जी, क्या आप हुआ? कुछ कह रहे थे। नहीं, होटल तो बुक हो गया। होटल बुक हो गया, लेकिन एक बात और है कि अगर बहुत ही ज्यादा सस्ता कभी ये दिखाई दे रहा है हाँ। रेट, तो थोड़ा हाँ। सजग होने की जरूरत है, या बहुत अधिक दिखा रहा है या बहुत कम अगर दिखा क्योंकि रहा है। देखो ना, सामान्य तौर पर हमें ये अनुभव तो हो ही जाता है देखते हुए साइट के, अच्छा ये है कि भाई यहाँ पर 2 से 3 हजार में ही मिलेगा, मिलेगी जी। यहाँ पे 2 से 5 हजार, 5 हजार से कम वाले में आप नहीं रह सकते। कहीं पर आप देखते हैं कि बहुत शहर ऐसा है तो ठीक है, 1.5-2 हजार में भी अच्छे मिल रहे हैं। जी तो एक आपको औसतन अनुमान हो जाता है। जी। लेकिन वाकई ये बात तो सही है। कम के बारे में हमारे एक साथी ने अपने अनुभव लिखा है कि बहुत कम था, अंदर गए सब कुछ अच्छा था, रात में सोए, जब महक आने लगी तब देखा तो पीछे श्मशान था थोड़ी दूर पर। अच्छा, तो कुछ तो ऐसी ऐसे भी हाँ, अनुभव हो जाते हैं आसपास जी। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, वो भी आप तहकीकात कर लीजिए। लेकिन वैसे पता लगाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप कहीं जी। अचानक से रात में 10 बजे उतरे या बहुत सुबह 4-5 बजे गए तो आपको कैसे पता चलेगा ये सारी चीजें? जी बिल्कुल। तो या कोई पहले गया हुआ है और अगर वो अरे अपना कहाँ सब अब लोग हर से तो नहीं पूछ सकते, ये संभव नहीं है। बिल्कुल सही जी। बात है। तो थोड़ा सा सजग रहना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप बदलेंगे ही, जाहिर है कि दूसरे दिन आप होटल बदलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन बारिश में घूमने जाएंगे तब क्या होगा? तब तो देखिए, हमारे एक लिखा है हमारे श्रोता ने कि बचपन में सावन के चारों सोमवार को स्कूल में छुट्टी मिल जाया करती थी, और परिवार ही पिकनिक पर निकल जाया करता था, क्योंकि बहुत दिन की छुट्टी मिल रही है। पैदल ही मेले में भ्रमण करके सारनाथ जी के दर्शन करते हुए, भगवान बुद्ध के दर्शन के बाद भीगते हुए मेले का आनंद हम लिया करते थे। तरह तरह के झूले हम झूलते थे, स्वाद भोजन बना, उसके भोग लगाया, भोग लगा हुआ जो भोजन है वो लिया, और शाम तक घर वापस आया करते थे। किंतु अब तो किसी को फुर्सत ही नहीं है, सभी पढ़ाई के बोझ तले या कोचिंग पर पढ़ाई कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे इन्होंने सारनाथ की बात की है और वहाँ पर लगता ही है सावन का मेला, बहुत अच्छा लगता है। पूरे सावन भर मेला लगा रहता है। दुर्गा जी का मंदिर है वहाँ पर पास में, वहाँ से लेकर पूरा संकट मोचन तक मेला लगता है। तो लेकिन जाना तो चाहिए। और बारिश के बारे में भी हमारे एक साथी ने लिखा है ना जी, बारिश में पिकनिक, महू से काला कुंड तक छोटी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन बरसात के दिनों में चलाई जाती है। पिछले साल हम इंदौर में ही थे तो हमने भी पिकनिक के लिए इस हेरिटेज ट्रेन का आनंद उठाने का विचार किया। पहले तो इंदौर से महू जाना पड़ता है, वहाँ से 11 बजे हेरिटेज ट्रेन चलती है जिसमें 2 विस्टाडोम कोच भी होते हैं। इनमें से बाहर का सुंदर नज़ारा देखने लायक होता है। अब हम ये बता दें कि इसमें बहुत बड़ी सी खिड़की होती है ताकि आप पूरा अच्छे से नज़ारा ले सकें। उसमें कोई भी छड़ आदि नहीं होती है, तो कोई रोक टोक नहीं होती, तो बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। बारिश के दिनों में हरियाली छाई रहती है। ट्रेन पाताल पानी पर आधा घंटा रुकती है ताकि यात्री घूम सके और फोटोग्राफी कर सकें। उसके बाद कालाकुंड पहुंचते हैं। यहाँ भी प्राकृतिक छटा देखने लायक है। पिकनिक के लिए हम गए तो लेकिन छाता लेकर नहीं गए। वहां पहुंचने पर बारिश शुरू हो गई। ट्रेन वहां 2 घंटे रुकने के बाद वापस महू के लिए रवाना होने वाली थी। भीगते हुए किसी तरह ट्रेन में सवार होकर वापस लौटे। तो ये भी एक अनुभव हो गया है ना। और एक और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सावन का महीना था, हमने घूमने का प्लान बनाया, सोचा चलो बेटी का जो छोटा बेटा है उस वहाँ चले जाते हैं। हाँ। और उसको भी दर्शन करा लाएंगे। हमारे शहर से 85 किलोमीटर दूर है, मंदिर है, डिंगे कल्याण जी का मंदिर है। अच्छा। वहाँ जाने का इन लोग सब ने सोचा। मौसम अच्छा था, हम पहुँचने से करीब 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ी पार्क करनी पड़ी क्योंकि बहुत भीड़ थी, या आगे हमें पैदल ही हमें दर्शन करने थे। जब आने लगे तो इतनी तेज बारिश हुई कि जो छोटा बच्चा था वो बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक हम लेकर आए और गाड़ी में बैठकर रवाना हुए। रास्ते में घनघोर अंधेरा, मूसलाधार बारिश, फिर जो उबड़ खाबड़ सुनसान रास्ते, दूर दूर तक पानी ही पानी। कार चलाते में मैं भी बहुत परेशान हो रही थी। दूसरे दिन सोमवार का व्रत था, रात 11:30 बज रहे थे। फिर एक रेस्टोरेंट खुला देख गाड़ी रोकी, वहाँ बोला कि इस समय खाना खत्म हो गया, तो दाल चावल ही है, वो ही थोड़ा बहुत ही बस बचा है। तो जो भी बचा वो हमने खाया और फिर रात को 1 बजे हम घर पहुंचे, वो भी क्योंकि छोटा बच्चा साथ में था। आज भी वो जो मूसलाधार बारिश है वो हमें याद आती है। ऐसे ही हमारे एक साथी ने लिखा है, हम किसी परिचित के यहाँ मुंडन संस्कार में गए थे। नदी में नहाने धोने के बाद परिवार के 5 सदस्य का मुंडन हुआ। देखते ही देखते जोरों से 5 सदस्यों का मुंडन था। अच्छा, देखते ही देखते जोरों से बारिश होने लगी और बड़े बड़े आकार के ओले भी गिरने लगे। बहुत बड़े क्षेत्र में नदी थी, कोई छुपने का स्थान भी नहीं था। जिन्होंने मुंडन कराया था उनका तो बुरा हाल हो गया। तो ये भाई कहावत सच हो गई कि कहते ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। एक गीत सुन ले पुआ? बिल्कुल, सुनते हैं।
चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। आओ खो जाए सितारों में कहीं, आओ खो जाए सितारों में कहीं, छोड़ दे आज दुनिया ये ज़मीन, दुनिया ये ज़मीन। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। हम नशे में है संभालो हमें तुम, हम नशे में है संभालो हमें तुम। नींद आती है जगा लो हमें तुम, जगा लो हमें तुम। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हम हैं तैयार चलो। तो भाई फिर कभी चलेंगे। आज लेते हैं विदा। जी, तो आप सभी को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार।